हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आपके लिए लेकर आया हूं जो बीकॉम ऑनर्स का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। उसका जो सेमेस्टर 1 में हमारा एक यूनिट नंबर 3 आ रही है, उसका चैप्टर रहेगा ऑर्गेनाइजिंग। उसकी एक वीडियो जिसमें आज हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ चैप्टर की वीडियो चैनल्स पर अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट करके वहाँ पर ये वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और इम्पोर्टेंट कंटेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी कंसेप्ट को। सबसे पहले ये आपको स्ट्रक्चर दे रखा है कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन से हमारे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है विच फॉलोज अप गोल एंड प्लान एट डिसाइडेड इन प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो कि क्या करता है, जो गोल्स एंड प्लान्स हमने प्लानिंग फंक्शन में डिसाइड किए होते हैं उनको फॉलो करता है, मतलब उन पर काम करता है। इट रेफर्स टू सेट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एफर्ट, कलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है, जो जितनी क्या क्या एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, सभी ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना, कलेक्ट करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, मतलब जहाँ पर उनकी जरूरत है वहां तक पहुंचाना, और सभी में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। ये एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर इंक्लूड होती हैं। ऑल दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड इन अ मैनर दैट दे लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। और ये सभी एक्टिविटीज को किस टाइप से कोऑर्डिनेट किया जाता है, इस टाइप से कोऑर्डिनेट किया जाता है कि जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का और ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सके। इट्स ऑल अबाउट सेटिंग द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। इसमें क्या बेसिकली किया जाता है कि हमें वो कोर्स ऑफ एक्शन को सेट करना होता है जिससे हम प्लान को इम्प्लीमेंट कर सके, जो हमने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स फाइंड करे थे। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग हैज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक विच मेक इट पॉसिबल टू डिफाइन इट इन मल्टीपल वेज। नंबर 1, ऑर्गेनाइजिंग इज एन एक्टिविटी। तो इट रेफर्स टू सेट ऑफ एक्टिविटी विच इज अबाउट अरेंजिंग रिसोर्सेज एट वन प्लेस, ये एंड एलोकेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज टू डिफरेंट डिपार्टमेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, सभी रिसोर्सेज को एक प्लेस पर इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें जहां जहां जिस जिस डिपार्टमेंट में जिस टाइप के रिसोर्सेज की जरूरत होती है वहां पर उसे पहुंचा देते हैं। ऑल दीज एक्टिविटी आर नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये किस लिए जरूरी है, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन गेट इनटू एक्शन। ये सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें ऑर्गेनाइजेशन काम करना स्टार्ट करती है। इन प्लानिंग डिसीजन आर मेड, पॉलिसीज आर सेट, स्ट्रेटेजीज आर लेड डाउन, बट देयर फिजिबिलिटी इज नोन ओनली व्हेन दे आर पुट इनटू एक्शन। प्लानिंग के अंदर क्या क्या किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, बट वो सभी तभी फायदेमंद होती हैं जब उनको एक्शन में लाया जाता है, मतलब उन पर काम किया जाना शुरू किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ प्लान एंड लेज डाउन द एक्शन वर्क फॉर रेस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है कि जो हमारा प्लान है उसकी फुलफिलमेंट हो रही है, मतलब वो सही तरीके से पूरा किया जा रहा है, और ये बाकी सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए एक तरीके से बेस तैयार करता है। ऑर्गेनाइजिंग एज प्रोसेस, ये हमारा इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक प्रोसेस भी है। एज ऑलरेडी स्टेटेड दैट ऑर्गेनाइजिंग कैन डिफाइंड एज सेट ऑफ एक्टिविटी टू बी डन इन सिस्टमेटिक वे। जैसे हमने पहले ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन किया है कि ऑर्गेनाइजिंग एक एक्टिविटीज का सेट है सिस्टमेटिक वे में जो कि काम किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग एक डायनेमिक है, मतलब हरदम चेंज होता रहता है, और एक कंटिन्यूस मतलब लगातार कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक स्टेप टू बी फॉलोड। इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक स्टेप्स वाइज सभी चीजें फॉलो की जाती हैं। क्या क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पर उनकी जरूरत होती है वहां पर उन्हें पहुंचाया जाता है, एलोकेट किया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड किया जाता है, असाइनमेंट, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, और क्या अथॉरिटी और रिलेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप को स्टेबलाइज किया जाता है। क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर सिस्टमेटिक फंक्शनिंग, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे अच्छे से काम हो सके। फिफ्थ
ये हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजिंग एज स्ट्रक्चर। तो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग इज आउटकम ऑफ इट। हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है और ऑर्गेनाइजेशन जिसका आउटकम है, मतलब जिसका रिजल्ट है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंश्योर कोऑर्डिनेटिंग बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। एक गुड अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें हॉरिजॉन्टली भी कोऑर्डिनेशन हो और वर्टिकली भी कोऑर्डिनेशन हो। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोस्ट इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या अलाउ करता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है और कॉस्ट इफेक्टिव वर्किंग को अलाउ करता है। Hence, organizing is a comprehensive function of management. Organizing एक कैसा फंक्शन है मैनेजमेंट का, comprehensive फंक्शन है which set down the basis of all the further functions of the management, जो कि बाकी सभी फंक्शंस के मैनेजमेंट के बाकी सभी फंक्शंस के लिए बेस तैयार करता है। अब देखिए कुछ डिफाइंस दी गई है ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप विद प्रोविजन ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम डाउन बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इन द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप को स्टेबलाइज किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है इन सभी को दोनों के बीच में। और क्या है ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और ग्रुप किया जाता है वर्क को, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी है उन्हें डेलीगेट किया जाता है। एंड स्टेबलाइजिंग अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल वर्क मोर इफिशिएंटली टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव। और एक ऐसा पैटर्न बनाया जाता है जिससे जो लोग हैं वो और इफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज गिवन एज फॉलोज। नंबर वन, सिस्टमैटिक फंक्शनिंग एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग लीड टू सिस्टमैटिक फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छी है तो जो फंक्शनिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की वो सिस्टमैटिक तरीके से होती है। द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड टू क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, हायरार्कीज बनाई जाती है एंड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेटेड इन अ मैनर दैट लीड टू स्मूथ फ्लो ऑफ ऑपरेशन। और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे जो भी हमें काम करना है वो स्मूथली फ्लो हो सके थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड है फंक्शन इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग की, अवॉइड chaos एंड कंफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, लेबर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस से क्या होता है, अप्रोप्रिएट डिवीजन हो जाता है किस किस चीजों का, रिसोर्सेज का, लेबर का, अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। दिस डिवीजन इज क्लियरली कम्युनिकेटेड टू ऑल द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इस डिवीजन को हम जितने भी मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन सभी को बता देते हैं इन सभी के बारे में। देयरफॉर इट अवॉइड chaos एंड कंफ्यूजन। तो इससे क्या होता है, जो chaos है और कंफ्यूजन है वो कम हो जाती है रिलेटिंग टू किस चीज से रिलेटेड, किसका क्या रोल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और किसकी क्या अथॉरिटी है, उससे के रिलेटेड कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। थर्ड है एक्शन ओरिएंटेड है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज एक्शन ओरिएंटेड। एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब एक्शन पर बेस है। प्लानिंग स्पेसिफाई गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड लेज डाउन द कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग में क्या होता है, गोल्स बताए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं और काम किस तरीके से करना है ये बताया जाता है। बट इट इज ऑर्गेनाइजिंग विच अरेंज रिसोर्सेज एंड डज द वर्किंग एज पर कोर्स लेट डाउन। बट वो ऑर्गेनाइजिंग है जिसमें क्या किया जाता है, रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है और प्लानिंग के हमारे कोर्स जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है बेनिफिट ऑफ, वो नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो इन ऑर्गेनाइजिंग वर्कर इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड वर्क इज एलोकेटेड टू पर्सनल इन वेरियस डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। ऑर्गेनाइजिंग वर्क के अंदर क्या किया जाता है, वर्क को डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है कि किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है और वो काम किससे करवाया जाता है, जो उस फील्ड में एक्सपर्टीज होते हैं उनको, उनके द्वारा वो काम करवाया जाता है। तो इससे दिस डिवीजन ऑफ वर्क एंड लेबर लीड टू कोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, जो इस डिवीजन जो हम कर देते हैं लेबर का और काम का, उससे क्या होता है, कोस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और स्पेशलाइजेशन आता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट।
अब देखिए कोऑर्डिनेशन हमें पता ही है मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस लीड टू कोऑर्डिनेट वर्क एनवायरनमेंट एज इट प्रोवाइड फॉर इट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज अ इनबिल्ट इन डिवाइस। तो ऑर्गेनाइजिंग जो प्रोसेस है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट है लीड टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज होता है, वेदर इट इज ह्यूमन, मटेरियल, फाइनेंशियल और टेक्निकल। वो किसी भी टाइप का रिसोर्सेज हो सकता है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स, चाहे मटेरियल रिसोर्स, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स, चाहे टेक्निकल रिसोर्स। दिस इज बिकॉज डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज एंड लेबर इज डन इन सच अ मैनर दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो डिवीजन किया जाता है रिसोर्सेज और लेबर का, वो इस तरीके से किया जाता है कि ना तो उनकी ओवरलैपिंग हो और ना ही उनका डुप्लीकेशन हो, ठीक है। ये आपके पॉइंट्स हो गए, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब देखिए, अब आएगा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है, इसमें हमारे पास टोटल 8 स्टेप्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हमें फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज टू आइडेंटिफाई वर्क टू बी डन। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें क्या काम करना है। इट रेफर्स टू लिस्टिंग डाउन वेरियस एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड। इसमें हमें लिखना होता है जो जो हमें एक्टिविटीज करनी है। दिस लिस्टिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन लेड डाउन इन प्लानिंग। ये किसके बेसिस पर की जाती है, जो हम काम लिखते हैं, ये जो प्लानिंग में हमने एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाया होता है ना कि हमें क्या क्या काम करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। और इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेप, कलेक्शन ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व ब्रिंगिंग प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल टुगेदर एट वन प्लेस। इस ऑप्शन के स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो, फिजिकल रिसोर्स हो या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स हो, उन सभी को एक जगह पर लाना होता है। द टर्म प्लेस हेयर शुड नॉट बी टेकन लिटरली और टुडे वे there are number of organizations which are operating in a virtual and boundless environment. Coming together at one place implies bringing together everything under a common ownership for serving a common purpose. जो ये बोला गया है कि सभी को एक जगह पर इकट्ठा करना है, इसका मतलब होता है किसी एक कंपनी के अंदर लेकर आना है। ये नहीं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे इकट्ठा करना है, मतलब किसी एक पर्सन की ओनरशिप के अंदर लाना है। थर्ड स्टेप है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। वंस द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर गैदर्ड, द नेक्स्ट स्टेप इज डिवीजन ऑफ वर्क टू बी डन इनटू स्मॉलर सेट ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। द स्टेप रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड इन देयर वर्किंग। अब जब हम सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके हमें क्या करना होता है, वर्क को डिवाइड करना होता है। वर्क को हम किस बेसिस पर डिवाइड करते हैं, जो सिमिलर टाइप का वर्क होता है उसे हम एक कैटेगरी में ग्रुप कर देते हैं, जिसे हम जॉब का नाम देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। इस स्टेप को करने से हमें क्या मिलता है, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं जिस भी फील्ड में, उन्हें उस टाइप का वर्क दिया जाता है। फोर्थ है हमारा एलोकेशन ऑफ वर्क टू पीपल। वंस द डिफरेंशिएट ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाई, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ स्किल एंड मैच एलोकेशन ऑफ दीज जॉब टू पीपल टू सुइटेड टू परफॉर्म देम इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। अब हमें, जब हम वर्क को डिवाइड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या वर्क है, उन्हें एक टाइप के वर्क को हम एक ग्रुप में कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पर्सन्स की स्किल के अकॉर्डिंग उन्हें काम देते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। जिस पर्सन के पास जिस टाइप की स्किल्स और नॉलेज होती है, उसके अकॉर्डिंग उसे काम दिया जाता है। इन दिस स्टेप एम्प्लॉय आर एलोकेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट अंडर अ मैनेजर हेड। इसमें क्या किया जाता है, सब जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में सेट कर दिया जाता है किसी एक हेड के नीचे। फिफ्थ स्टेप आता है हमारा क्रिएटिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। दिस इज बेसिकली आंसरिंग द क्वेश्चन हु हैज टू रिपोर्ट हुम। ये फिफ्थ स्टेप है हमारा क्रिएटिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, हमारा बेसिकली ये हमें करना होता है, बताना होता है कि किस पर्सन को किसे रिपोर्ट करना है, हु इज अकाउंटेबल टू हुम, और कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, एंड सो ऑन। इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की विच फर्दर डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक हिरार्कियल लेवल बन जाता है, और जो कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। क्रिएशन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप हेल्प अवॉइड एनी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ब्रिंगिंग इन रोल क्लियरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने से क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है, और किसका क्या रोल है सभी को क्लियर हो जाता है, और अकाउंटेबिलिटी स्टेबलाइज होती है। Thus, division of work, allocation of work to people, and binding people together in form relationship constitute these three very important element or step of organizing process.
तो जो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क है, एलोकेशन ऑफ वर्क है, टू पीपल है और बाइंडिंग पीपल टुगेदर है, ये हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर। 6th स्टेप आता है हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? इन दिस स्टेप ईच डिपार्टमेंट इज एलोकेटेड विद फिजिकल रिसोर्सेज सच एज मनी, मटेरियल एंड मशीन। इस स्टेप के अंदर क्या किया जाता है? अब जो हमने डिपार्टमेंट बनाए थे उन्हें रन करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प, मटेरियल की और मशीन की, इन सभी की हेल्प लगती है। तो अब उन सभी डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हेयर द बजट फॉर ईच डिपार्टमेंट इज लेड डाउन एंड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्या किया जाता है? जो बजट है सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बजट बनाया जाता है उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। बुक्स आर मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू कीप अ काउंट ऑफ रिसोर्सेज, और बुक्स में ये सभी मेंटेन किया जाता है जिससे हमारे पास एक रिकॉर्ड रह सके इन सभी चीजों का। 7th स्टेप है शेड्यूलिंग ऑफ एक्टिविटीज। इन दिस स्टेप टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी इज स्पेसिफाइड। इसके अंदर क्या होता है? इस स्टेप में हमें बताया जाता है कि हमें हर एक्टिविटी को कितने कितने टाइम में कंप्लीट करना है। शेड्यूल्स आर लेड डाउन इन सच मैनर दैट इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। शेड्यूल इस तरीके से बनाया जाता है जिससे सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। फिर 8th स्टेप आता है हमारा फॉलो अप एंड रिवीजन। ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमें पता है ऑर्गेनाइजिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वंस एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लेड डाउन, अ कंटिन्यूअस फॉलो अप शुड बी मेड टू आइडेंटिफाई द लूप होल्स एंड गैप्स। अब एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन जाता है तो हमें उसे कंटिन्यूअसली बेसिस पर फॉलो करना होता है, आइडेंटिफाई करने होते हैं, उसमें लूप होल्स, गैप्स जो भी हो वो सभी आइडेंटिफाई करने होते हैं। अ गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज वन विच इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी अडेप्टेड एज पर चेंजेस इन एनवायरनमेंट। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? जो कि फ्लेक्सिबल हो और एनवायरनमेंट में होने वाले सभी चेंजेस को अडेप्ट कर सके, उसे हम कहते हैं गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये हो गए आपके कंप्लीट 8 स्टेप जो कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग को करने के भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ऑर्गेनाइजिंग इज अ की फंक्शन विच सेट द ऑर्गेनाइजेशन इनटू मोशन, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल विच एवरी मैनेजर शुड फॉलो फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के लिए सभी मैनेजर्स को कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। इन द एब्सेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस विल नॉट बी एबल टू सर्व इट्स पर्पस। इन सभी प्रिंसिपल के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अपना काम करने में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा कोई भी प्रोसेस। तो दिस प्रिंसिपल्स आर डिस्कस्ड फॉलो। देखिए अब कौन कौन से प्रिंसिपल है। नंबर 1 है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एंटायर वर्कलोड इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स क्लासिफाइंग सिमिलर सेट ऑफ एक्टिविटीज इन वन ग्रुप। ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम है उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए और एक टाइप की एक्टिविटीज का सिंगल एक ग्रुप बना देना चाहिए। जितनी भी टाइप की एक्टिविटी है उन्हें डिवाइड करके एक सिंगल ग्रुप बना दो। दिस डिवाइड वर्क शुड बी एलोकेटेड टू पर्सन बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टीज इन द एरिया। और जो अब हमने काम को डिवाइड करके एक ग्रुप बना दिया है, अब उनको ग्रुप वाइज किसे पीपल्स को एलोकेट करना है जो कि उस फील्ड में एक्सपर्टीज है। जिस टाइप का पर्सन है, जिस टाइप की उसके पास स्किल है, उसे उस टाइप का काम देना है। An organization should clearly define the job, their name and the nature of work they acquire. Division of work lead to benefit of specialization. इस division of work से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आता है। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 1 प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट। अब जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो उससे क्या होता है? डिपार्टमेंट बन जाता है। दिस डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड एंड आइडेंटिफाई ऑन वेरियस बेसिस। इन डिपार्टमेंट को हम अलग अलग बेसिस पर बना सकते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। This principle states that departments so created should help in attainment of organization goal in best possible way. अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हम डिपार्टमेंट बनाते हैं वो किस में हेल्प करने चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करने चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने डिपार्टमेंट की जरूरत है उतने डिपार्टमेंट होने चाहिए। एज टू मेनी डिपार्टमेंट में लीड टू कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, क्योंकि ज्यादा डिपार्टमेंट होने से हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल implies that each department so created must have one master plan. One master plan of all departments should be in sync with overall goals and objective of organization. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सभी डिपार्टमेंट का एक मास्टर प्लान होना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, और वो सभी मास्टर प्लान जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मास्टर प्लान है उनका मिलकर क्या ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो वही उन सबसे मिलकर एक जो रिजल्ट निकल के आना चाहिए वो होना चाहिए।
Multiple goals and objective in an organization may confuse the employee and may lead to number of uncalled challenges and problem. क्योंकि अगर ज्यादा गोल्स और प्रॉब्लम अलग अलग होंगे, ऑब्जेक्टिव सभी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगी और उससे कई ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. Next principle है principle of unity of command. This principle states that along with one master plan for each department, there should be one overall head to lead and supervise the department. This head of different department can be called as departmental head or managers. The group should be led by one person. This is आगे पहले देखिए, ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जिस तरीके से सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग मास्टर प्लान एक होना चाहिए और एक ही होना चाहिए, उसी तरीके से सभी डिपार्टमेंट का एक हेड भी अलग होना चाहिए जो कि उस डिपार्टमेंट को संभाले, और उस हेड को हम क्या कहेंगे, या तो डिपार्टमेंटल हेड या फिर मैनेजर. दिस इज बिकॉज ईच पर्सन हैज डिफरेंट लीडरशिप एंड सुपरविजन स्टाइल एंड मल्टीपल कमांड में कंफ्यूज द सबऑर्डिनेट एंड वर्कर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग लीडरशिप स्टाइल होता है और अलग अलग स्टाइल की वजह से एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हो सकती है कि वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें किसका ऑर्डर मानना है. इसलिए सभी डिपार्टमेंट का एक सिंगल हेड होना चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ये क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट देयर शुड बी अ लिमिट टू व्हिच नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कुड बी पुट अंडर अ सुपरवाइजर. इसका मतलब है कि ये प्रिंसिपल बताता है कि एक सुपरवाइजर के अंदर हमें कितने लोगों को सबऑर्डिनेट, मतलब कितने सबऑर्डिनेट रखने चाहिए जिन्हें वो अच्छे से हैंडल कर सके, मतलब कितने एम्प्लॉयज रखने चाहिए एक मैनेजर के अंदर सुपरवाइजर के नीचे. This principle basically talks about effective span of management. It deals with question what is the optimum number of subordinates to be kept under a supervisor for him to effectively manage them. ये हमें प्रिंसिपल बताता है कि कितने सबऑर्डिनेट को एक सुपरवाइजर अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, उसे हम कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. However, this principle does not provide any rule of minimum and maximum number of subordinate per supervisor. जबकि ये प्रिंसिपल ये कुछ नहीं बताता, ये सिर्फ ये बता देता है कि कितने रख सकता है, उसकी उस सुपरवाइजर की उस एबिलिटी को हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं. बट ये कोई मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट डिफाइन नहीं करता जो कि एक सुपरवाइजर रख सकता है. इट ओनली इंडिकेट नॉट टू हैव टू नैरो एंड टू ब्रॉड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. भैया बस ये बताता है कि ना ही तो ज्यादा कम होना चाहिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ना ही ज्यादा होने चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. An organization work in a dynamic environment and hence it should be capable of adjusting itself to changing environment condition. An organization in a dynamic environment and hence जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करती है, तो वो कैपेबल होनी चाहिए कि वो अपने आसपास हो रहे चेंजेस को अडेप्ट कर सके. अ रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीड टू डेडलॉक एंड ऑब्सोलेट वर्किंग स्टाइल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रिजिड होगा तो वो अपने आप को डेडलॉक कर लेंगे, मतलब फंस जाएंगे एक सिचुएशन में जहां पर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे और इससे क्या हो जाएगा, वो ऑब्सोलेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल. दिस प्रिंसिपल इंडिकेट दैट देयर शुड बी अ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एट वेरियस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही से डेलीगेशन किए जाना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विल क्रिएट हिंड्रेंस. क्योंकि अगर एजुकेट अथॉरिटी को डेलीगेट हमने नहीं करा तो वो हमारे लिए एक हिंड्रेंस बन सकती है, किसमें, स्मूथ वर्किंग में. एंड टू मच ऑफ अथॉरिटी में लीड टू एक्सप्लॉइटेशन. और अगर ज्यादा ही अथॉरिटी डेलीगेट हो जाएगी तो वो एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है. देयरफॉर अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इन मैच विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अथॉरिटी हरदम रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच करनी चाहिए. तो देखिए दोस्तों, आज हमने इतनी चीजें देख ली हैं ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में. देखिए क्या क्या चीजें हमने देख ली हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ. हमने ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन देख लिया कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक ऑर्गेनाइजिंग की, इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑर्गेनाइजिंग की, और प्रोसेस क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का. और प्रोसेस के साथ साथ हमने उसके प्रिंसिपल भी देख लिए. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ, जहां से हमें डेलीगेशन वाले कंटेंट से अपना स्टार्ट करना है. डेलीगेशन से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस टाइप के और कंटेंट के लिए. तब तक के लिए थैंक यू. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.